नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका आदर्श विद्या निकेतन स्कूल के इस यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेज में चैनल में। ठीक है, हम जो 10th क्लास का जो पार्ट शुरू किया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का, उसका आज हम सेकंड पार्ट करेंगे। हमने पिछले वाले वीडियो में जो पहली प्रश्नावली थी उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए थे। आज दूसरी प्रश्नावली है हमारे पास वास्तविक संख्याएँ, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना, वास्तविक संख्याएँ वाली ये प्रश्नावली है, ये 3 नंबर की प्रश्नावली है। इसमें से एक सवाल तो 1 नंबर का पूछता है और एक सवाल 2 नंबर का पूछता है। ठीक है, तो हम दोनों तरह के सवाल करेंगे। छोटे वाले 1 नंबर के सवाल भी करेंगे जो इंपॉर्टेंट प्रश्नावली के सवाल है, और एक 2 नंबर के वाले सवाल भी 2-3 तरह के करेंगे जो इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आने लायक है। ठीक है, तो पहले हम 1 नंबर वाले सवाल देखते हैं कि कौन कौन से किस तरह के सवाल आपके सिलेबस में दे रखे, उस तरह के सवाल करते हैं। ठीक है ना। सर्वप्रथम आपके दे रखा वो क्या दे रखा है, इन जो 1 नंबर वाले सवालों में वो आपके एक दे रखा विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से। ठीक है, विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय दे रखा, उसकी सहायता से आपको HCF ज्ञात करना। तो हम पहले विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से देखें किस तरह HCF ज्ञात किया जाता है, संख्याओं का महत्तम समापरिवर्त्य किस तरह ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं पहले विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय। तो पहले देखो विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय क्या होता है। विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय मतलब क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ठीक है ना। कोई भी संख्या होती है जिसमें हम भाग देते हैं वो हमारे पास क्या कहलाता है, भाज्य। और भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक जिसका भाग देते हैं और जो हमारे पास भागफल आता है, इन दोनों को गुणा और प्लस शेषफल के रूप में क्या किया जाता है, लिखा जा सकता है। ठीक है, तो इसकी सहायता से हम संख्याओं को क्या ज्ञात करेंगे, HCF ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो देखो इसकी सहायता से किस तरह HCF ज्ञात किया जाता है। कोई मैं संख्या ले लेता हूँ, जैसे मैंने एक संख्या ले ली 22 और दूसरी संख्या मैंने ले ली 84। 2 संख्या ले ली, एक संख्या क्या ले ली 22 और दूसरी संख्या मैंने क्या ले ली 84 ले ली। इन दोनों का हमें क्या ज्ञात करना है, HCF ज्ञात करना। और किसकी सहायता से ज्ञात करना है, आपको दे रखा होगा कि विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय की सहायता से 22 और 84 का HCF ज्ञात करो। 1 नंबर का सवाल सीधा पूछेगा। तो ध्यान रखना, विभाजन एल्गोरिथम के लिए पहले आपको क्या करना है, पहले देखना है कि दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है। ठीक है ना। जो बड़ी संख्या होगी उसको हम क्या बनाएंगे, भाज्य, और छोटी संख्या होगी उसको हम क्या बनाएंगे, भाजक। और फिर हम क्या निकालेंगे, भागफल निकालेंगे, और जो पीछे बचेगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास पहले लिख देंगे कि 84 है वो किससे बड़ा है, 22 से। तो हमारे पास यहाँ भाज्य हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा 84, और जो भाजक हो जाएगा वो हमारे पास कितना हो जाएगा 22। तो यहाँ हम लिख देंगे विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से। ठीक है, पहले ये लिख देंगे कि 84 ग्रेटर देन है 22 से, और यहाँ लिख देंगे विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से ये हम लगा देंगे सूत्र की भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो देखो 84 बराबर भाजक कितना है 22, तो ये लिख दिया 22। अब देखो 22 का भाग देना है किस में, 84 में भाग देना। ठीक है ना। तो 22 का भाग देंगे हम 84 में, और हम चेक करेंगे कि भागफल कितना आएगा और शेषफल। जितना भागफल आएगा वो गुणा में लिख देंगे, और जो शेषफल आएगा वो किसके रूप में लिख देंगे, प्लस के रूप में लिख देंगे। तो यहाँ देखो हम भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार जाते हैं तो 88 ज़्यादा आ जाएगा। तो भाग कितनी बार गया, 3 बार, कितना आ गया 66 आ गया। ठीक है ना। ये माइनस कर लेंगे, 14 में से 6 जाएगा कितना हो जाएगा 8, और 7 में से 7 में से 6 जाएगा कितना आ जाएगा 1। तो हमारे पास शेषफल आ जाएगा वो कितना 18, और भागफल आएगा वो कितना आएगा 3। तो यहाँ भागफल लिख दिया 3 प्लस शेषफल कितना लिख दिया 18। ये प्रक्रिया हमें तब तक करनी है जब तक शेषफल कितना नहीं आ जाए 0। तो अभी तक हमारे पास शेषफल आ रहा है वो कितना आ रहा है 18। तो यहाँ से आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब हम नया भाजक बनाएंगे, वो किसको बनाएंगे, नया भाज्य बनाएंगे वो 22 को, और जो शेषफल आ रहा है उसको हम नया क्या बना लेंगे, भाजक बना लेंगे। तो यहाँ अब हम क्या लिख देंगे कि 22 है वो बड़ा है किससे, 18 से। तो ये लिख दिया 22 ग्रेटर देन 18। यहाँ ये पहला पॉइंट लिख देना। दूसरा पॉइंट वही 22 को किसके रूप में लिखेंगे, 18 के भाजक के रूप में लिख दिया। तो ये लिख दिया 22 बराबर भाग किसका देना है 18 का, तो भाजक की जगह कितना आ जाएगा 18 इंटू, देखो 22 में 18 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा भाग, 1 बार, और शेषफल पीछे कितना बचेगा 4, 1 बार जाएगा। तो 1 प्लस शेषफल कितना लिख दिया 4। ये इस तरह के रूप में लिख दिया। तो हमारे पास देखो 22 बराबर कितना हो गया 18 इंटू 1 18, 18 प्लस 4 क्या हो जाएगा 22। इधर भी 22 बन रहा है और इधर भी कितना बन रहा है 22 बन रहा है। तो हमारे पास नया जो भाजक था वो क्या था 18, और शेषफल आया वो क्या आया 4। अब हम चेक करेंगे 18 और 4 को। ठीक है, तो तीसरे पॉइंट के लिए हम क्या लिख देंगे,
जो नया भाज्य बन जाएगा वो 18 और नया भाजक बन जाएगा वो क्या बन जाएगा 4। तो हम तीसरे पॉइंट के लिए लिख देंगे कि 18 बड़ा है किससे 4 से। अतः क्या हो जाएगा तीसरा पॉइंट 18 को 4 के रूप में लिख दो। भाजक कितना 4, तो ये लिख दिया 4। 4 का भाग देखो कितनी बार जाएगा 4 चौक 16 होता है और 4 पंचे कितना होता है 20 होता है। तो हमें 18 ही है तो 4 का भाग 4 बार गया। तो 4 × 4 16 प्लस पीछे कितना बच गया शेषफल 2। अभी तक शेषफल हमारा कितना नहीं आया 0। जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाता तब तक ये भाग प्रक्रिया चालू रखनी है। ठीक है, तो हमारे पास 18 को लिख दिया 4 × 4 प्लस 2 के रूप में। अब हमारे पास नया जो भागफल आया वो क्या आया था 4 और जो शेषफल आया था वो क्या आया था 2। तो इस 4 और 2 पर वापस क्या लगाते हैं एल्गोरिथम विभाजन एल्गोरिथम लगाते हैं। ठीक है, तो हम लिख देंगे कि 4 बड़ा है किससे 2 से। तो ये लिख दिया 4 बड़ा है किससे 2 से। ठीक है, अब चौथे स्टेप में क्या करना है इस 4 को लिखना है। ठीक है, तो 4 बराबर 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 × 2 प्लस 0 हो गया हमारे पास 4 बराबर कितना हो गया 2 × 2 प्लस 0। शेषफल कुछ नहीं आ रहा है तो यहाँ विभाजन एल्गोरिथम क्या हो गया पूरा। तो यहाँ लिख देना शेषफल बराबर क्या आ गया 0। अतः लिखना जो अंतिम भाजक बचेगा जो लास्ट में ये प्रक्रिया करते जाएंगे और लास्ट में जो भाजक बचेगा वही हमारे पास क्या हो जाएगा HCF या मेतम समापरिवर्तक हो जाएगा। ठीक है, तो अतः HCF अंतिम भाजक बराबर लिख दो। अंतिम भाजक कितना आ रहा था हमारे पास लास्ट में हमने किसका भाग दिया था 2 का। तो अंतिम भाजक बराबर 2। अतः जो HCF आएगा वो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये हमारे पास पहला तरीका पूरा हो गया। 1 नंबर के लिए विभाजन एल्गोरिथम लगाएंगे और इस तरह से हल कर देंगे। ठीक है, अब देखो गुण आगे हमने विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से HCF ज्ञात कर लिया। अब हम जो ज्ञात करेंगे HCF वो करेंगे गुणनखंड विधि से। HCF भी ज्ञात करेंगे और LCM दोनों ज्ञात करेंगे। ठीक है ना, तो अब हमारे पास अगली विधि पूछ सकता है 1 नंबर के लिए, वो गुणनखंड विधि से सीधे दे सकता है। गुणनखंड विधि से HCF या LCM ज्ञात करो। ठीक है, 2 संख्याएं दे देगा, 3 संख्या भी दे सकता है और उनका LCM और HCF ज्ञात करना। अगर कोई विधि नहीं दे रखा हो तो आप किसी भी विधि से कर सकते हो, चाहे विभाजन एल्गोरिथम से कर सकते हो या गुणनखंड से कर सकते हो। लेकिन अगर स्पेशल आपको गुणनखंड का पूछ रहा है तो गुणनखंड से करना है और विभाजन एल्गोरिथम का पूछ रहा है तो विभाजन एल्गोरिथम से ही करना है। ठीक है, जैसे आपको 2 संख्याएँ दे दी, एक संख्या आपको दे दी 16 और दूसरी संख्या आपको मैंने मान लिया कि 24 दे दिया। ठीक है ना, 16 और 24 का गुणनखंड विधि से क्या ज्ञात करो HCF और LCM ज्ञात करो। जब गुणनखंड ज्ञात करना है तो 16 के हम क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है ना, कि 16 को किस तरह तोड़ सकते हैं। तो देखो अभाज्य संख्या छोटी से छोटी पहले क्या होती है 2, तो हम 2 से स्टार्ट करते हैं। तो 16 को क्या लिख सकते हैं हम 2 × 2 × 2 × 2 देखो कितना हो गया 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 2 16। ये हमने क्या लिख दिया 16 को छोटी से छोटी अभाज्य संख्याओं के रूप में क्या गुणा के रूप में लिख दिया। या इसको क्या लिख सकते हैं 2 कितनी बार आ रहा है 1 2 3 और 4 बार, तो 2 की पावर कितनी लिख सकते हैं हम 4 लिख सकते हैं। ठीक है ना, ये 16 को लिख दिया। इसी तरह किसको लिख देते हैं हम 24 को। तो 24 को वही 2 से स्टार्ट करना, 2 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा 12 बार, 12 में वापस 2 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा 6 बार, 6 में 2 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा 3 बार। ठीक है, तो देखो 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 3 कितना हो जाएगा 24। तो हमने 24 को किस रूप में लिख दिया 2 × 2 × 2 × 3 के रूप में। या इसको क्या लिख सकते हैं हम 2 की घात कितनी आ रही है 1 2 और 3, तो 2 की पावर कितना लिख दिया 3 और 3 की पावर कितनी आ रही है सिर्फ 1 बार आ रहा है, तो 3 की पावर क्या हो जाएगी हमारे पास 1 हो जाएगी। ये हमने इसके पहले क्या कर दिए गुणनखंड, और गुणनखंड की सहायता से आपको क्या ज्ञात करना है HCF ज्ञात करना है। ठीक है ना, गुणनखंड की सहायता से क्या ज्ञात कर रहे हैं HCF ज्ञात कर रहे हैं। तो ध्यान रखना HCF ज्ञात करने के लिए क्या देखना आपको गुणनखंड में संख्याएं देखनी है जो दोनों में क्या होनी चाहिए कॉमन होनी चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ देखो दोनों जगह क्या आ रहा है 2 आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है और 2 यहाँ पे भी आ रहा है, तो ये लिख दिया 2। अब आपको क्या करनी है इसकी पावर देखनी है। तो ध्यान रखना जब HCF ज्ञात करते हैं तो पावर लेते हैं वो छोटी वाली लेते हैं। तो यहाँ पावर छोटी कितनी है 3 है और यहाँ पावर 2 की पावर कितनी है 4, तो हम 2 की पावर कितनी लेंगे 3, तो ये लीजिए 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 का मान होता है वो कितना होता है 8। तो हमारे पास HCF का मान आ गया वो कितना आ गया 8। इसी तरह हम क्या करते हैं इसका LCM ज्ञात करते हैं। तो LCM बराबर क्या होता है आपको सारी संख्याएं लेनी है, जो इसमें आ रही वो भी सारी संख्याएं लेनी है और इसमें आ रही वो भी संख्याएं लेनी है। ठीक है ना, तो यहाँ देखो कितना आ रहा है 2, तो ये लिख दिया पहले 2। यहाँ और कोई संख्या नहीं आ रही है, यहाँ 2 तो लिख दिया हमने, तो फिर आगे क्या लिख देते 3।
अब एलसीएम ज्ञात करते हैं तो जो पावर लेंगे वो क्या लेंगे, अधिकतम। एचसीएफ में पावर हम लेते हैं वो न्यूनतम लेते हैं, और एलसीएम में पावर लेंगे वो अधिकतम। तो यहाँ अधिकतम पावर कितनी आ रही है, 4, तो यहाँ 2 की पावर कितना रख देंगे, 4। 3 की पावर यहाँ 1 है और यहाँ 3 का कोई पद नहीं है, तो 3 की पावर 1 का क्या रह जाएगा, 3 की पावर 1। 2 की पावर 4 का मान आपको पता है कितना होता है, 16 × 3, तो 16 × 3 कितना हो जाएगा, 48। तो हमारे पास एचसीएफ कितना आ गया, 8 गुणनखंड विधि से, और एलसीएम आया वो कितना आ गया, 48। चाहे विभाजन एल्गोरिथम से करोगे तो भी ये सेम ही मान आएगा, और गुणनखंड विधि से करेंगे तो भी सेम ही मान आएगा। और एक दो संबंध ध्यान रखना कि अगर 2 संख्याएं दे रखी है तो संख्याओं का गुणा होता है वो हमेशा एलसीएम और एचसीएफ के गुणा के बराबर होता है, ठीक है ना। ध्यान रखना, संख्या 2 संख्याएं दे रखी है, उन दोनों संख्याओं को अगर आपस में गुणा करेंगे वो एलसीएम और एचसीएफ, उन दोनों संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ को जो गुणा करेंगे दोनों का मान आपस में हमेशा क्या आता है, बराबर आता है, ठीक है ना। तो ये आपको 2 क्वेश्चन एक नंबर के क्वेश्चन है वो इस तरह पूछ सकता है। एक तो विभाजन एल्गोरिथम का पूछ सकता है, और दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है वो आपके गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ पूछ सकता है, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन जो 2 नंबर के लिए देखेंगे वो हमारे पास दे रखा है, सिद्ध करो कि √3 एक ए परिमेय संख्या है। ध्यान रखना, कन्फर्म है, इसमें से एक सवाल हर बार पूछता है। यहाँ रूट की जगह चेंज हो सकती है संख्या, कोई भी अभाज्य संख्या आ सकती है, जैसे √2 आ सकता है, √5 आ सकता है, √7, कोई भी संख्या आ सकती है, ठीक है ना। तो सवाल ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है 2 नंबर के लिए। तो हमें सिद्ध करना है कि √3 है वो एक कैसी संख्या है, ए परिमेय संख्या है, ठीक है ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि पहले इस √3 को मान लेते हैं कि √3 किसके बराबर है, एक परिमेय संख्या के बराबर है। हम कल्पना कर लेते हैं, ठीक है ना। तो हम लिख देते हैं, माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। हमने विपरीत मान लिया कि √3 एक परिमेय संख्या है। लास्ट में क्या कर देंगे, सीधे ऐसा कर देंगे कि जो हमने माना वो क्या है, गलत मान लिया, ठीक है ना। तो पहले हमने मान लिया कि माना √3 एक परिमेय संख्या है। अब आपको पता है परिमेय संख्या परिभाषा होती है वो क्या होती है कि परिमेय संख्या ऐसी संख्या होती है जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो हम √3 को किस रूप में लिख देते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो √3 बराबर चाहे P/Q के रूप में लिख दो या A/B के रूप में लिख दो, मतलब बट्टा के रूप में √3 को क्या किया जा सकता है, लिखा जा सकता है। क्यों लिखा जा सकता है, क्योंकि हमने मान लिया कि ये एक ऐसी है परिमेय संख्या, और परिमेय संख्याओं को 2 संख्याओं के बट्टा के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि √3 बराबर A/B या P/Q, कुछ भी 2 कांस्टेंट मान लेना। तो √3 बराबर A/B। और ध्यान रखना जहाँ ये किस तरह के है, A और B है, दोनों कैसे हैं, पूर्णांक है, और से अभाज्य संख्याएं। अभी बताता हूँ से अभाज्य संख्याएं क्या होती है, जहाँ A और B क्या है, पूर्णांक है, और A व B दोनों कैसी संख्याएं हैं, से अभाज्य संख्या। ये ध्यान रखना, साथ में लिखना ज़रूरी है कि A और B को माना हमने कैसी माना, से अभाज्य संख्या, मतलब जिसमें किसी भी ऐसी संख्या कॉमन नहीं होगी जिसमें उस कॉमन संख्या का भाग जाता हो। जैसे मैंने लिख दिया 4/8। अब इसको हम छोटा रूप बनाएंगे तो 4 में 4 का भाग कितनी बार गया, 1 बार, और 4 का भाग 8 में कितनी बार गया, 2 बार। ये 4 और 8 से अभाज्य संख्याएं नहीं थी, जबकि 1 और 2 है वो कैसी संख्या है, से अभाज्य संख्या। छोटा से छोटा रूप लिख दिया। इसी तरह A और B हो गया हमारे पास कैसी हो गई, से अभाज्य संख्या और पूर्णांक है, ठीक है ना। A का मान भी पूर्णांक के रूप में है और B का मान भी किस रूप में है, पूर्णांक के रूप में है, ठीक है ना। तो ये हमने मान लिया कि √3 बराबर कितना हो गया, A/B। इसे समीकरण दे देना आप 1, ठीक है ना। √3 बराबर A/B, इसे समीकरण क्या दे दिया, 1। अब इसको हल कर लेते हैं। तो देखो √3 B यहाँ किस में दे रखा है, भाग में, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, गुणा, बराबर कितना आ जाएगा, A। √3 × B बराबर कितना आ गया, A। अब इसका क्या कर देना, वर्ग कर देना, ठीक है ना, स्क्वायर कर देना दोनों तरफ। वर्ग करने पर जब वर्ग करेंगे तो √3 का वर्ग होता है वो कितना होता है, 3। B का वर्ग कितना हो जाएगा, B² बराबर कितना हो जाएगा, A का स्क्वायर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, A² आ जाएगा, ठीक है ना। तो हमारे पास जो मान आ गया वो क्या आ गया, 3B² का मान किसके बराबर आ गया, A² के बराबर आ गया। अब देखो ये संख्या है, इसमें मैं किसका भाग दे सकता हूँ, 3 का भाग। ये तो कन्फर्म है कि इस संख्या में किसका भाग जाएगा, 3 का, क्योंकि 3 बार एक क्या दे रखा है, गुणनखंड के रूप में। जब 2 संख्याएं बराबर है तो इस संख्या में अगर 3 का भाग जा रहा है तो इस संख्या में भी किसका भाग जाएगा, 3 का भाग जाएगा। तो यहाँ लिख देना 3B²
3 से भाज्य है, अतः जब 3b² है तो 3b² की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ a², तो a² भी 3 से क्या होगा, अतः a² 3 से भाज्य है। ठीक है ना, ये कन्फर्म हो गया कि जब 3b² 3 से भाज्य है तो a² भी 3 से क्या हो गया, भाज्य हो गया। ठीक है, अब a कैसा माना हुआ है, a हमारे पास कैसी संख्या थी, से अभाज्य संख्या। तो ध्यान रखना, अगर से अभाज्य संख्या का वर्ग होता है वो किसी संख्या से भाज्य होता है तो उसका वापस जो वर्गमूल ज्ञात करेंगे वो भी उसी संख्या से क्या होगा, भाज्य होगा। ठीक है ना, जैसे मैंने ले लिया 7, अब 7 का अगर स्क्वायर करते हैं, ठीक है ना, तो 7 का स्क्वायर मैंने कर दिया 49। अगर 49 किससे विभाजित है, आपको पता है 49 में किसका भाग जाता है, 7 का, तो इस 7 में भी 7 का क्या जाएगा, भाग जाएगा। ठीक है ना, तो ये हमेशा ध्यान रखना, अगर से अभाज्य संख्या का वर्ग होता है वो किसी संख्या से भाज्य होता है तो उसका वर्गमूल, मतलब वर्गमूल निकालेंगे स्क्वायर रूट, वो भी उस संख्या से क्या होगा, भाज्य। तो हमारे पास a² किससे विभाजित हो गया, 3 से, तो इसका वर्गमूल निकालेंगे, तो अतः इसलिए लिख देना a भी किससे विभाजित होगा, 3 से विभाजित होगा, इसलिए a भी 3 से विभाजित होगा। यह कन्फर्म हो गया कि अब a को 3 से क्या होना पड़ेगा, विभाजित होना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये लिख दिया हमने कि a भी क्या हो जाएगा, 3 से विभाजित हो जाएगा। अब a 3 से विभाजित हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि इस a को 3 के गुणनखंड के रूप में क्या किया जा सकता है, लिखा जा सकता है। ठीक है ना, a में 3 का भाग जाता है तो a को 3 के गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। तो यहाँ लिख देना, इसे समीकरण दे देना आप 2, और यहाँ हम लिख सकते हैं a बराबर क्या लिख सकते हैं, 3, a भी माना हुआ है, एक पूर्णांक क्या मान लेते हैं, c यहाँ लिख देना, जहाँ c a क्या है, पूर्णांक है। ठीक है ना, पूर्णांक क्यों लिख दिया हमने, क्योंकि a में किसका भाग जा रहा है, 3 का, तो 3 के गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे आपको ये देख रखा हो कि 16 है वो 4 से विभाजित है, इसका मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 × 4। या आपको दे रखा है कि 20 है वो 5 से विभाजित है, तो इसका मतलब इसे क्या लिख सकते हैं, 5 × 4 के रूप में लिख सकते हैं। उसी तरह a है वो किससे विभाजित है, 3 से, तो 3 × अब अगला अंक हमें पता नहीं है कि क्या होना चाहिए। ठीक है, तो a बराबर हमने क्या लिख दिया, 3c लिख दिया। ठीक है ना, और c भी क्या है, एक पूर्णांक है, और से अभाज्य संख्या है। ठीक है ना, अभाज्य संख्या है, ध्यान रखना। अब क्या हो गया, a बराबर 3c लिख दिया। अब इसको आगे क्या कर लेते हैं, हल इसका क्या कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं। तो वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे तो इसका देखो मान कितना आएगा, इधर वर्ग करेंगे तो a², 3 का वर्ग करेंगे कितना आएगा, 9, और c का वर्ग करेंगे कितना आएगा, c², यही आएगा। हमने वर्ग कर दिया a का, तो a², 3 का वर्ग 9, और c का वर्ग कितना आ गया, c² आ गया। ठीक है ना, हमारे पास ये संख्या आ गई। अब देखो समीकरण 2 से हम क्या कर देते हैं, a² का मान रख देते हैं, और a² का मान हमारे पास कितना है, 3b²। तो यहाँ लिख देना समीकरण 2 से, समीकरण 2 से a² बराबर मैं कितना लिख सकता हूँ, 3b²। तो ये लिख दिया 3b² बराबर कितना हो गया, 9c²। ठीक है ना, a² बराबर कितना लिख दिया हमने, 3b² और 9c² के बराबर मान पहले से दे रखा है। दोनों में देखो किसका भाग जा रहा है, 3 में 3 का भाग एक बार, और 9 में 3 का भाग कितने बार जा रहा है, 3 बार। तो इसका मतलब क्या हो गया, b² बराबर कितना आ गया, 3c²। हमारे पास कितना आ गया, b² बराबर 3c² आ गया। अब देखो 3c² है वो किससे विभाजित है, 3 से विभाजित है, तो b² भी किससे विभाजित होगा, 3 से विभाजित होगा। तो लिख देना, अतः यहाँ पहले लिख देना c², 3c² 3 से विभाजित है। ठीक है, अतः क्या हो जाएगा हमारे पास, जो 3c² उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, b²। तो ये लिख दिया b² भी 3 से विभाजित है। ठीक है, 3 से विभाजित है। जब b² 3 से विभाजित है, तो अभी हमने पहले देखा था कि a² 3 से विभाजित था, तो a भी क्या हो रहा था, 3 से विभाजित हो रहा था, और b² 3 से विभाजित है, इसलिए क्या हो जाएगा, b भी 3 से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा, इसलिए b 3 से विभाजित है। अब देखो हमारे पास दो बातें आ गई कि a भी किससे विभाजित है, 3 से विभाजित है, और b भी किससे विभाजित है, 3 से विभाजित है। तो यहाँ देखो इसे समीकरण दे देना यहाँ पर 3, और इसे समीकरण दे देना यहाँ पर 4। तो हम क्या लिख सकते हैं, 3 और 4 से हम क्या कह सकते हैं कि a भी किससे विभाजित है, 3 से विभाजित, और b भी किससे विभाजित है, 3 से विभाजित। जो कि हमारे पास क्या हो रहा था, हमने कल्पना की थी उस समय, हमने क्या लिखा था कि a और b
से अभाज्य संख्या है, जबकि यहाँ ए में किसका भाग जा रहा है, 3 का भाग जा रहा है, और बी में भी किसका भाग जा रहा है, 3 का भाग जा रहा है। तो हमारे द्वारा की गई कल्पना क्या हो गई, गलत हो गई ना, क्योंकि हमने तो ये कल्पना की थी कि ए बी कैसी होनी चाहिए, से अभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो से अभाज्य संख्या नहीं होकर ये कैसी हो गई, भाज्य संख्या हो गई। तो हम यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 3 व 4 से पता चलता है कि क्या पता चल रहा है कि ए और बी है वो कैसी है, भाज्य संख्याएं, ठीक है ना, ए बी से भाज्य संख्याएं हैं। ए और बी का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड आ रहा है, वो क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, क्योंकि 3 का भाग ए में भी जा रहा है और बी में भी जा रहा है। तो ए बी से भाज्य संख्या है, अतः हमारे द्वारा की गई कल्पना क्या है, गलत है, ठीक है ना। अतः हमारे द्वारा पूर्व में की गई कल्पना गलत है। और हमने पूर्व में क्या कल्पना की थी, हमने पूर्व में यह कल्पना की थी कि √3 को क्या माना था, एक परिमेय संख्या माना था, और वो √3 हमने क्या माना था, परिमेय संख्या। और ये हमारी कल्पना गलत हो गई कि √3 कैसी संख्या नहीं हो सकती, परिमेय नहीं हो सकती। जब परिमेय नहीं है तो √3 कैसी हो जाएगी, ए परिमेय संख्या। अतः √3 एक परिमेय संख्या नहीं होकर कैसी होगी, ए परिमेय संख्या होगी, ठीक है ना। परिमेय संख्या ने होकर एक ए परिमेय संख्या होगी, ठीक है ना। तो ये हमारे पास हमने सिद्ध कर दिया कि √3 हो गई, वो हमारे पास कैसी संख्या हो गई, ए परिमेय संख्या हो गई, ठीक है ना। अब देखो ध्यान रखना, आपको क्वेश्चन पूछ सकता है √3 की जगह कितना दे सकता है, √2 दे सकता है, √5 दे सकता है, √7 दे सकता है। जब √2 देगा तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, √2, यहाँ √2 आएगा, और फिर √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2, यहाँ 2 से विभाजित हो जाएगा, और यहाँ मान सभी 3 की जगह कितना आ जाएगा, 2 2, यहाँ 5 रखेंगे तो 3 की जगह कितना, 3 की जगह क्या रख देंगे, 5 5 रख देंगे, ठीक है ना। और वो सेम प्रोसेस यही करना है, ध्यान रखना, ये प्रोसेस दे रखी है, इसी तरह करना है। यहाँ लिखना है ए बी से अभाज्य संख्या है, और सारे ये लैंग्वेज का ध्यान रखना, ठीक है ना। और ये 2 नंबर क्वेश्चन ध्यान रखना, ठीक है। देखो आगे क्वेश्चन क्या दे रखा है कि एक संगोष्ठी में हिंदी, अंग्रेजी तथा गणित में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की संख्या क्रम से दे रखी है, वो कितनी दे रखी है, 60, 84 और 108। मतलब कोई प्रोग्राम है, उसमें जो संगोष्ठी में जो भाग ले रहे हैं वो हिंदी के कितने स्टूडेंट भाग ले रहे हैं, 60, अंग्रेजी कितने भाग ले रहे हैं, 84, और गणित के कितने स्टूडेंट भाग ले रहे हैं, 108। अब आपको इनको किस तरह बैठाना है कि प्रत्येक कमरे में बराबर संख्या में एक ही विषय के प्रतिभागी बैठाए जाते हैं। जो कमरे हैं, जो कितने भी कमरे लेने हमें, उनमें जो विद्यार्थी बैठाएंगे उनकी संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अगर एक कमरे में 8 विद्यार्थी आ रहे हैं तो दूसरे में भी कितने लेके आने हैं, 8, और तीसरे में भी कितने लेके आना है, 8। और ध्यान रखना किस बात का, कि सभी विषय के प्रतिभागी होने चाहिए, एक ही विषय के प्रतिभागी बैठाए जाते हैं। एक कमरे में चाहे 10 स्टूडेंट बैठो, चाहे 12 बैठो या 8 बैठो, वो सारे के सारे एक ही होने चाहिए। या तो सारे हिंदी के होने चाहिए, या सारे अंग्रेजी के होने चाहिए, या सारे किसके होने चाहिए, गणित के। तो आवश्यक हमें क्या ज्ञात करनी है, कमरों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करनी है कि हमें कम से कम कितने कमरों की ज़रूरत पड़ेगी। देखो जब हमें कम से कम कमरे लेना है, मतलब जो विद्यार्थी बैठाएंगे वो अधिकतम बैठाना है। ज़्यादा से जितने ज़्यादा विद्यार्थी बैठेंगे उतने ही, एक कमरे में जितने ज़्यादा विद्यार्थी बैठेंगे उतने ही हमें कम कमरों की क्या पड़ेगी, आवश्यकता पड़ेगी। हम इन तीनों में इस तरह डिवाइडेशन करेंगे कि हमें विद्यार्थी होंगे वो एक कमरे में अधिकतम विद्यार्थी आने चाहिए, ठीक है ना। तो जब अधिकतम ज्ञात करते हैं तो हमें पता है HCF की जो परिभाषा होती है, महत्तम समापरिवर्तक की जो परिभाषा होती है वो क्या होती है, मतलब दो संख्या में ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जिसका इन खुद जो संख्या होती है उन दोनों में आपस में बराबर भाग जा सकता है, ठीक है ना, अधिकतम बार से भाग जा सकता है, वो हमारे पास क्या होता है, HCF होता है, ठीक है। तो अब इस तरह हम देखते हैं 60, 84 और 108 का। तो पहले यहाँ लिख देना हिंदी के प्रतिभागी कितने हैं, 60, तो ये लिख दिया हिंदी के प्रतिभागी हमारे पास कितने हैं, 60। इसी तरह अंग्रेजी के प्रतिभागी कितने हमारे पास, 84, तो ये लिख दिया अंग्रेजी के प्रतिभागी 84। और गणित के प्रतिभागी है वो हमारे पास कितने, 108, तो ये लिख दिया गणित के 108, ठीक है ना। 60, 84 और 108 हमारे पास क्या है, स्टूडेंट की संख्या है। अब हमें क्या करना है, यहाँ लिख देना आवश्यक कमरों की संख्या न्यूनतम, तो यहाँ लिख देना यदि कमरों की संख्या न्यूनतम है तो
है तो प्रत्येक कमरे में अधिकतम विद्यार्थियों को क्या होना पड़ेगा, बिठाना पड़ेगा। तो यहाँ लिख देंगे तो प्रत्येक कमरे में अधिकतम प्रतिभागियों को बिठाना पड़ेगा, ठीक है ना। अधिकतम प्रतिभागी को बैठाना पड़ेगा, ठीक है। अधिकतम प्रतिभागियों को बैठाना पड़ेगा। जब अधिकतम ज्ञात करते हैं तो ध्यान रखना, अधिकतम ज्ञात करने के लिए हम क्या ज्ञात करते हैं, HCF, और न्यूनतम ज्ञात करने के हम क्या ज्ञात करते हैं, LCM। तो यहाँ हमें अधिकतम ज्ञात करना है तो हम इसका क्या ज्ञात करेंगे, HCF। अतः यहाँ लिख देना 60, 84, 108 का हम क्या ज्ञात करेंगे, HCF। और HCF ज्ञात करने की आपको पता, अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़ी थी विधि कि HCF किससे ज्ञात कर सकते हैं, अगर 2 से अधिक संख्याएं दे रखी है तो गुणनखंड विधि से ज्ञात कर सकते हैं। तो 60 का देखो गुणनखंड क्या लिख सकते हैं, 60 में 2 का भाग जा रहा है, छोटी छोटी संख्या से स्टार्ट करते हैं तो ये भाग दिया 2 का, कितनी बार जाएगा, 30, 30 में 2 का भाग 15, 15 में 2 का नहीं जाएगा, 3 का भाग कितनी बार, 5 बार। वापस गुणा करके चेक कर लो कि बराबर मान आ रहा है या नहीं आ रहा है। 2 × 2 4, 4 × 3 12, 12 × 5 कितना हो जाएगा, 60। या फिर इसको घातों के रूप में कैसे लिख सकते हैं, 2 की घात देखो 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो 2 की घात 2। 3 कितनी बार आ रहा है, 1 बार, और 5 भी कितनी बार आ रहा है, 1 बार। तो ये गुणनखंड के रूप में लिख दिया। अगली संख्या आपको दे रखी है, वो क्या दे रखी है, 84। तो 84 को देखो क्या लिख सकते हैं हम, 2 का भाग जा रहा है 84 में, तो 2, 84 में 2 का भाग जाएगा कितना आएगा, 42, 42 में वापस 2 का भाग 21, 21 में 2 का नहीं भाग जाएगा किसका, 3 का, और कितनी बार जाएगा, 7 बार। वापस चेक कर लो, 2 × 2 4, 4 × 3 12, और 12 7 कितना हो जाता है, 84। तो ये लिख दिया। घातों के रूप में लिख दो, 2 की घात 1 और 2, तो ये लिख दिया 2। 3 की घात कितनी है, 1, और 7 की घात भी कितनी है, 1, तो ये लिख दिया 1 और 7। अगली संख्या क्या दे रखी है, 108, 108 के टुकड़े करो, 2 का भाग जाएगा कितना बार, 54 बार, तो 2 का भाग 54 बार। 54 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 27 बार, तो ये लिख दिया 27। 27 में देखो 2 का नहीं जाएगा 3 का, तो 3 का भाग कितनी बार जाएगा, 9 बार, और 9 में 3 का भाग कितनी बार जाएगा, 3 बार, और लास्ट में वापस कितना आ जाए, 3। एक बार वापस चेक कर लो, 2 × 2 4, 4 × 3 12, 12 × 3 कितना हो जाएगा, 12 × 12 36, और 36 × 3 कितना हो जाएगा, 36, 72 और 108। तो यह हो जाएगा हमारे पास 108 आ जाएगा। तो 2 की घात कितनी अधिकतम 2 है, और 3 की घात अधिकतम कितनी है, 3 है। ये लिख सकते हैं हम इनको, गुणनखंड के रूप में कर लिया, 60 का गुणनखंड कर लिया, 84 का कर लिया, और किसका कर लिया, 108 का कर लिया, ठीक है ना। अब इसका हम क्या ज्ञात कर लेते हैं, HCF ज्ञात कर लेते हैं। ये हटा रहा हूँ एक बार, ठीक है। तो इसका HCF आएगा, वो देखो किस तरह आ जाएगा। हमें HCF लेना है, तो अभी मैंने बताया कि HCF लेने के लिए हमें घातों को क्या लेना है, ऐसी संख्या देखनी है वो तीनों में कॉमन होनी चाहिए। तो तीनों में देखो कितना आ रहा है, 2 यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, और यहाँ भी आ रहा है। तो HCF बराबर कितना हो जाएगा, 2 आएगा। एक तो हमें कन्फर्म पता चल गया, 2 आएगा। 3 आ रहा है क्या, देखो 3 इसमें आ रहा है, इसमें और इसमें, तीनों संख्याओं में आ रहा है, तो एक गुणनखंड आएगा, वो क्या आएगा, 3 का आएगा। 5 इसमें आ रहा है लेकिन इन दोनों में नहीं आ रहा है, तो 5 को छोड़ दिया। 7 इसमें आ रहा है लेकिन इसमें नहीं आ रहा है, तो 7 को भी छोड़ देंगे, और 3 तो है ही। अब इनकी घातें लिख लेते हैं। यहाँ 2 की घात न्यूनतम घात कितनी है, 2, यहाँ 2 की घात 2, और यहाँ भी 2 की घात कितनी है, 2। तो न्यूनतम घात अपने आप क्या हो गई, 2 हो गई। 3 की घात देखो, यहाँ 3 की घात कितनी है, 1, यहाँ 3 की घात 1 है, और यहाँ 3 की घात कितनी है, 3। हमें न्यूनतम लेनी है, तो 3 की न्यूनतम घात 1 यहाँ आ रखी है और 1 यहाँ आ रखी है, तो 3 की न्यूनतम घात कितनी हो जाएगी, 1। इसका मान कितना हो जाएगा, 2 × 2 4 × 3 कितना हो जाएगा हमारे पास, 12। तो HCF आ गया हमारे पास, कितना आ गया, 12। तो प्रत्येक कमरे में जो विद्यार्थी बिठाएंगे वो कितने बिठाएंगे, 12 विद्यार्थी, ठीक है ना। अतः प्रत्येक कमरे में बैठने वाले प्रतिभागियों की संख्या, प्रत्येक कमरे में बैठने वाले प्रतिभागियों की संख्या, और वो संख्या हमारे पास कितनी आ गई, 12। हमें क्या ज्ञात करना है, कमरों की संख्या ज्ञात करनी है हमारे पास। अब हमें पता चल गया कि प्रत्येक कमरे में विद्यार्थी बैठेंगे, वो कितने बैठेंगे, 12 विद्यार्थी बैठेंगे, ठीक है ना। अधिकतम विद्यार्थी कितने बैठ सकते हैं, 12। तो 60 विद्यार्थी हिंदी के बैठाने, अंग्रेजी कितने बैठाने, 84, और गणित के कितने बैठाने, 108। तो हम पहले चेक कर लेते हैं कि कुल विद्यार्थी हमारे पास कितने हैं, ठीक है ना। तो यहाँ लिख लेते हैं कुल विद्यार्थी, तीनों को जोड़ लेते हैं, टोटल विद्यार्थी की संख्या कितनी आएगी, तो कुल विद्यार्थी कितना हो जाएगा, 60 +
84 प्लस 108, तीनों क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे 60, 84 और 108 कितना हो जाएगा ये, इनको जोड़ेंगे तो देखो 180 180 180 240 और 252। टोटल हमारे पास विद्यार्थी है वो कितने, 252। एक बार वापस देख लो, 60 और 80 140, 240 8 और 4 12 252 हो जाएगा। ठीक है ना, कुल विद्यार्थी 252 है। एक कमरे में हम कितने विद्यार्थी बैठा रहे हैं, 12। तो अब हमें हमारे पास क्या आ जाए, कमरों की संख्या आ सकती है, तो लिख देना अतः कमरों की संख्या बराबर क्या आ जाएगा, कुल प्रतिभागी बट्टा एक कमरे में प्रतिभागियों की संख्या, एक कमरे में प्रतिभागी। ठीक है ना, टोटल प्रतिभागी होंगे उसमें हम भाग दे देंगे कि एक कमरे में कितने प्रतिभागी बैठ रहे हैं, तो टोटल कितने बैठ रहे हैं 252, और एक कमरे में प्रतिभागी बैठ रहे हैं वो कितने बैठ रहे हैं 12। भाग दे तो कितनी बार जाएगा, 2 24 12 1 21 बार। ठीक है ना, तो हमारे पास जो न्यूनतम कमरों की संख्या आएगी, हमें इन विद्यार्थियों को अरेंज करने के लिए, इन प्रतिभागियों को अरेंज करने के लिए कम से कम कमरों की आवश्यकता पड़ेगी। वो कितने कमरों की आवश्यकता पड़ेगी, 21 कमरों की आवश्यकता। तो हमारे पास जो उत्तर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 21। ध्यान रखना 2 नंबर का यह सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है। ध्यान रखना एलसीएम ज्ञात करना या एचसीएफ, ये ध्यान रखना। ठीक है ना, तो जब हमें अधिकतम न्यूनतम कमरों की संख्या न्यूनतम ज्ञात करनी है, तो ये हमें पता है कि विद्यार्थियों की संख्या क्या लेनी पड़ेगी, अधिकतम। और जब अधिकतम कोई लेते हैं तो हम उसका क्या ज्ञात करते हैं, एचसीएफ ज्ञात करते हैं। ठीक है ना, अब देखो हम 2-3 तरह के क्वेश्चन देख लिए। अब एक तरह का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वो पूछ सकता है कि जो दशमलव प्रसार होगा संख्याओं का, बट्टा के रूप में संख्याएं दे रखी होगी, और आपको पूछेगा कि बिना विभाजन लंबी विभाजन प्रक्रिया के चेक कीजिए कि इनका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा। ठीक है ना, कि बिना विभाजन प्रक्रिया के चेक करना है, आपको सीधे देख के बताना है संख्याओं को कि विभाजन बिना विभाजन की सहायता से कि ये शांत होगा या अशांत होगा। ठीक है ना, तो देखो इसके लिए क्या करना है आपको, जैसे ये संख्या दे दी आपको 12/625 दे दिया, मैंने मान लिया कि 12 कितना दे दिया 625। अब आपको पूछेगा बिना भाग दिया आपको बताइए कि ये संख्या का जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा या अशांत होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ऊपर वाली संख्या को नहीं छेड़ना है, बट्टा वाली संख्या इसके गुणनखंड कर लेना है। ठीक है ना, तो 625 को हम किस तरह लिख सकते हैं, 625 को हम लिख सकते हैं कि देखो किसका भाग जा रहा है, 2 का नहीं जा रहा है, 3 का भाग नहीं जाएगा, 5 का भाग जा रहा है। तो 5 का भाग पहले कितनी बार जाएगा, 125 बार। 125 में 5 का भाग कितनी बार जाएगा, 25 बार। 25 में 5 का भाग कितनी बार जाएगा, 5 बार। और 5 में 5 का भाग कितनी बार जाएगा, 1 बार। अर्थात 625 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 4। वापस गुणा करके चेक कर लेना, 5 × 5 25, 25 × 5 125, 125 × 5 कितना हो जाएगा 625। तो इस संख्या को हम क्या लिख सकते हैं, 12/5 की पावर 4। ये रूप लिख सकते हैं हम इसको, 12/5 की पावर 4। अब देखो हम कैसे चेक करेंगे कि दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत। तो इसलिए ध्यान रखिए ना, हर में 2 की पावर m × 5 की पावर n, जो हर होता है उसमें हमारे पास जो गुणनखंड होने चाहिए वो किस रूप में आने चाहिए, 2 की पावर m × 5 की पावर n के ही गुणनखंड होने चाहिए। ठीक है ना, इसके अलावा कोई गुणनखंड नहीं आना चाहिए, के ही गुणनखंड होने चाहिए। अगर ये ही गुणनखंड है, या तो इसको 2 की पावर m × 5 की पावर n, जहाँ m का मान कुछ भी धनात्मक संख्या हो सकता है, n का मान कुछ भी धनात्मक संख्या हो सकता है। इसके अलावा अगर कोई भी गुणनखंड आ जाएगा तो दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत होगा, और ये दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। ठीक है ना, तो यहाँ देखो 12/5 की पावर 4 है, और इसको हम और क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 की पावर कितना हो जाएगा, 2 की पावर 0 का मान 1 होगा, और 1 से यहाँ गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, 2 और 5 के अलावा अन्य कोई गुणनखंड आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो ये दशमलव प्रसार हो जाएगा, वो कैसा हो जाएगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। ठीक है ना, तो इस तरह हम चेक करके बता सकते हैं कि दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आपको दे रखा हो कि 7/ या आपको दे दिया 7 में लिख लेता हूँ कोई संख्या, 28 लिख लिया मैंने। ठीक है ना, 1 मिनट, 7 क्या लिख दिया, 28 लिख दिया। तो यहाँ हम इसको देखो क्या लिख सकते हैं, 7/28 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 × 2 × 2।
7 से क्या कट जाएगा 7, तो 1 बट्टा कितना आ जाएगा 2 की पावर 2। तो यहाँ पर हमारे पास तो सिर्फ गुणनखंड बन रहा है, वो किसका बन रहा है 2 का बन रहा है। 2 का बन सकता है, 5 का बन सकता है, इसके अलावा कोई भी बनेगा तो दशमलव प्रसार कैसा होगा ये शांत। तो ये तो दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा हमारे पास शांत हो जाएगा, ठीक है ना। ये दशमलव प्रसार होगा वो कैसा होगा शांत आएगा, ठीक है ना। इसके अलावा और भी कोई भी संख्या जैसे चेक कर सकते हैं, जैसे मैंने लिख दिया कि 11/75 लिख दिया, 11/75 लिख दिया। तो देखो हम जो हर में संख्या दे रखी है वो कितनी दे रखी है 75 को हम क्या लिख सकते हैं 3 का भाग जा रहा है तो 3 कितनी बार जाएगा 25 को क्या लिख सकते हैं 5 × 5, 5 × 3 15, 15 × 5 कितना हो जाएगा वापस 75। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 11/3 × 5 की पावर 2, ये लिख सकते हैं ना। 5 की पावर 1 और 2 और 3 का इंटू आ गया, ठीक है। यहाँ देखो 5 का गुणनखंड तो आ रहा है, लेकिन साथ में किसका गुणनखंड आ रहा है 3 का। हमने अभी देखा था कि शांत प्रसार के लिए सिर्फ गुणनखंड होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए या तो 2 की पावर का होना चाहिए या 5 की पावर का होना चाहिए, जबकि यहाँ एक बीच में किसका आ गया 3 का। तो ये अब कैसा हो जाएगा दशमलव प्रसार। जब 11 में 75 का भाग देंगे तो कभी भी संख्या दशमलव प्रसार के बाद शांत नहीं होगी, हमेशा जो दशमलव प्रसार आएगा वो कैसा हो जाएगा शांत ही होगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, इस तरह की क्वेश्चन आपको सीधा पूछ सकता है कि दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा, ठीक है। ये हमारे पास दूसरी प्रश्नावली जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो पूरे हो गए। एक रूट वाली संख्या का जो हमने परिमेय संख्या सिद्ध किया था, ये परिमेय संख्या, वो ध्यान रखना, वैसे क्वेश्चन हर बार कन्फर्म पूछता है। अगले वीडियो में हम तीसरी प्रश्नावली के बारे में देखेंगे, ठीक है। अगर कोई समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद, ठीक है।